तो कैसे हो मेरे यार में दोस्त। आज मैं आप लोग के लिए ब्लड शॉट मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। यह एक जोरदार साई-फाई एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें रे गैरिसन को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मूवी का लीड कैरेक्टर है। वह एक फौजी होता है और एक सीक्रेट मिशन में होता है। दरअसल उसे आतंकवादियों के अड्डे से एक वीआईपी हॉस्टेज को बचाना होता है। हम देख पाते हैं कि रे अकेले ही उस अड्डे पे घुस जाता है और सभी आतंकवादियों को एक एक करके अपने स्किल और चालाकी से मारने लगता है। लेकिन लास्ट में जब एक आतंकवादी बचता है तो वह उस हॉस्टेज के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और रे से कहता है कि मुझे जाने दो, मेरे हेलीकॉप्टर मंगाओ, नहीं तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। रे कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, उसे कुछ मत करो, लेकिन मुझे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए फोन की जरूरत पड़ेगी। फोन किधर है बताओ। तो जैसे ही वो आतंकवादी फोन की तरफ इशारा करता है, रे उसे गोली मार देता है और मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। वो वीआईपी वहाँ पे बच जाता है। अब हमें एवियांडो एयरबेस पे दिखाया जाता है कि रे अपने साथियों के साथ मिशन पूरा करके वापस आ जाता है और इस कामयाब मिशन के बाद वो आखिरकार अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां बिता सकता होता है। उसकी वाइफ उसे पिकअप करने आई होती है और जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों छुट्टी मनाने के लिए इटली चले जाते हैं और रात को आपस में लव करते हैं। अगली सुबह जब रे सोकर उठता है तो वह अपनी वाइफ जीना को वहां नहीं पाता। जीना एक नोट छोड़कर गई होती है कि मैं ब्रेकफास्ट लेने गई हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। रे जब वॉशरूम में फ्रेश हो रहा होता है तो उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर कुछ गुंडे उसे पकड़ने आए होते हैं। वो एक तरह का इंजेक्शन लेके आते हैं उसे बेहोश करके ले जाने के लिए और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। वह रे को एक बुचर शॉप में पकड़ के रखते हैं जहाँ पे मार्टिन एक्स आता है, उनका लीडर। वह रे से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला टेररिस्ट के पोजीशन के बारे में, किसने टिप दी तुझे। रे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मार्टिन एक्स कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो रे के सामने उसकी वाइफ जीना को लेके आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई उन टेररिस्ट के बारे में, तो मैं इसे मार दूंगा। रे कहता है कि मुझे सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं और मैं एक सोल्जर हूँ, सिर्फ मुझे नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। तुम मुझसे कुछ और पूछ लो, मैं तुम्हें हर चीज बता दूंगा, प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन मार्टिन एक्स उसके जवाब से बिल्कुल खुश नहीं होता और रे के सामने उसकी वाइफ को मार देता है। रे पहले तो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और फिर गुस्से से तिलमिला उठता है और अगर कहता है कि मैं अगर यहाँ से बच निकला तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। मार्टिन एक्स कहता है कि थैंक्स मेरे को एडवाइस देने के लिए और वो तुरंत रे को शूट कर देता है। फिर रे की नींद एक लैब में खुलती है जहाँ उसके बॉडी पे बहुत सारे तार जुड़े होते हैं और ये लैब बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। जैसे वो होश में आने लगता है वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम कैटी होता है। वो कहती है कि तुम सुरक्षित हो और सब चीज ठीक हो जाएगा। तभी उस लैब के हेड आ जाता है जिसका नाम डॉक्टर एमिल होता है और वो बताते हैं कि ये जगह राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी है, आरएसटी है। वो बताते हैं कि हमारा काम है जो भी सोल्जर्स वॉर के दौरान अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को खो देते हैं, जैसे हाथ पैर आंख जो भी है, हम उसे मैकेनिकल पार्ट्स लगा के दे देते हैं और वो पहले से बेहतर हो जाए। वो बताते हैं कि उन सोल्जर्स में तुम भी हो, तुम्हें तुम्हारी पूरी बॉडी वापस मिली है और तुम सबसे पहले हो जो इस प्रोजेक्ट में पास हुए हो। क्योंकि रे को उसकी कोई पुरानी मेमोरी याद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। तो डॉक्टर एरिल उसे अपना पूरा लैब दिखाने और पूरी बात समझाने के लिए उसे बाहर लेके जाते हैं। डॉक्टर एरिल कुछ पुराने सैनिकों से रे को मिलवाता है। वो रे को जिमी से मिलवाता है और बताता है कि इसकी दोनों टांगे किसी जंग में चली गई थी, तो हमने प्रोस्थेटिक लेग उसको लगा के दिए हैं। और मार्कस से भी मिलाते हैं। वो बताते हैं कि किसी जंग में इसकी आंखें चली गई थी, अब इसके बॉडी पे हमने कैमरास लगा दिए हैं जो इसके नर्वस सिस्टम में जाते सीधे, अब ये चारों तरफ देख सकता है। फिर डॉक्टर एरिल कैटी के बारे में भी बताता है कि ये मनीष में काम करती थी और एक बार ये डूब गई होती है, तो इसके वजह से इसके सांसों की नलियां चोक हो गई थी। तो डॉक्टर एरिल ने उसके चेस्ट पे एक एक्सटर्नल इनहेलर फिट किया हुआ है जिसकी मदद से वो कहीं भी सांस ले सकती थी, मतलब धुएं में, गैस में। तो रे कहता है कि इन सब से मेरा क्या वास्ता। तभी डॉक्टर एरिल एक चाकू से रे का हाथ काट देते हैं जिसकी वजह से एरिल का हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका जख्म तुरंत ठीक भी हो जाता है। हम स्क्रीन पे देख पाते हैं कि उसके ब्लड में बहुत सारे बायोमेकेनिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और वही उसके टिश्यूज को तुरंत रिपेयर कर रहे होते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन को जो डैमेज हो चुका है वो इसकी मदद से वापस उससे ठीक कर सकते हैं। रे पूछता है कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ याद क्यों नहीं, और तुम लोग तो जानते होगे कि मैं कौन हूँ, तुम लोग बता सकते हो मेरे बारे में। तो वो कहते हैं कि ये क्लासिफाइड है, ये हमारे रूल के खिलाफ है। एक्चुअली में तुम एक सोल्जर थे और तुम्हारी एक जंग में डेथ हो चुकी थी और गवर्नमेंट ने हमें तुम्हारी बॉडी डोनेट कर दी एक्सपेरिमेंट्स के लिए और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और तुम जिंदा हो गए। और डॉक्टर एरिल कहते हैं कि वो तुम्हारा पास्ट था और ये नई बॉडी तुम्हारी फ्यूचर है। बचपन में मुझे भी टेनिस खेलने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे कैंसर हो गया और डॉक्टर्स को मेरा हाथ काटना पड़ा और देखो मैंने बाद में बायोमेकेनिकल हाथ लगा लिया और जो कि ओरिजिनल हाथ से बहुत ज़्यादा फुर्तीला और ताकतवर है।
रे कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आराम करना चाहता हूँ, और सोने चला जाता है। लेकिन जब वो सोकर उठता है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है, तो जिम में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। वो पंचिंग बैग में मुक्का मारने के लिए जब जाता है तो उसके एक मुक्के से पंचिंग बैग ही फट जाता है, और वो देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। फिर वो कंक्रीट की दीवार पे मुक्के मारने लगता है, जिससे कंक्रीट की दीवार में दरार आ जाती है। फिर वो डंबल मारने की कोशिश करता है। 20-50 किलो के डंबल्स तो ऐसे ही उड़ जा रहे थे उससे, तो 100-100 200 के डंबल्स मारने लग जाता है। वहीं पर केटी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, तो उसके पास आकर बैठती है। तो रे बताता है कि मुझे नाइटमेयर्स मेरे परेशान कर रहे हैं, मुझे सब कुछ सपने आते हैं, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है कि क्या है वो। किटी कहती है कि चलो कुछ ड्रिंक करते हैं। जब वो लोग ड्रिंक करने जाते हैं तो वहीं पे बॉक्स में एक म्यूजिक चल रहा होता है, जो कि सेम म्यूजिक वहाँ पे भी चल रहा था जहाँ पर रे की वाइफ को मार्टिन एक्स ने मारा था। तो रे को सारी बातें याद आ जाती है। रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और वो अपना बदला लेने और उसके अंदर बदला लेने की चाह जग जाती है। रे कार लेकर मार्टिन एक्स को मारने के लिए निकल जाता है। रे की हर हरकत पे डॉक्टर एमिल नजर रख रहे थे अपने साथियों के साथ, क्योंकि रे की बॉडी में इतने सारे बायोमैग्नेटिकल चिप्स होते हैं। उसकी मदद से डॉक्टर एरिल रे से कनेक्ट हो जाते हैं और उससे सीधा बात करने लग जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वापस आ जाओ, हमें तो ये भी नहीं पता तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं। इसके बाद रे एक प्राइवेट प्लेन के पास जाता है, और इस पर डॉक्टर एरिल कहते हैं कि क्या तुम्हें प्लेन भी उड़ाना आता है वैसे भी। तभी हम देख पाते हैं रे अपने पावर्स की मदद से डॉक्टर एरिल के सर्वर्स में घुस जाता है, उसमें से प्लेन उड़ाने का मैनुअल ढूंढकर उसको पढ़ लेता है और तुरंत प्लेन उड़ाना सीख जाता है। वो उस प्लेन की मदद से पेरिस चले जाता है और मार्टिन एक्स को ढूंढ लेता है। डॉक्टर एरिल कहते हैं कि इतने जल्दी उसने मार्टिन एक्स को ढूंढा कैसे पूरे शहर में। तो एरिक जो उसका टैकी होता है वो डॉक्टर एरिल को बताता है उसने सिटी के सारे कार्स को स्कैन किया और दिखा कि कौन से कार्स एक साथ एक काफिले में जा रहे हैं, और इससे रे समझ गया कि मार्टिन एक्स कहाँ है। मतलब रे अपने पावर्स की मदद से सैटेलाइट्स में भी स्कैन कर पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ एक टनल से होकर गुजर रहा होता है, और वहाँ पे रे पहुँच जाता है एक ट्रक को लेकर, और रे उस ट्रक का इनके गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट कर जाता है, और जिससे वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। वो लोग आगे नहीं जा सक रहे। उस ट्रक में आटा भरा होता है जो कि पूरे ज़मीन में फैल जाता है। वहाँ पे लाइटें भी वहाँ पे बंद हो जाती है, इसलिए वो सोल्जर्स फ्लेयर्स लाइट वहाँ पे जला देते हैं और वो जगह पूरा लाल लाल दिखने लग जाता है। फिर यहाँ पे फाइट शुरू हो जाता है रे और उन सोल्जर्स के बीच। रे अपने सुपर पावर्स की मदद से उन सोल्जर्स को बहुत मारता है, और लास्ट में मार्टिन एक्स तक पहुँच जाता है और उसे भी मारने वाला होता है, और उसे कहता है कि मैंने बोला था कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें वापस ढूंढ कर नहीं छोड़ूंगा, और उसे भी रे मार देता है। जब रे वापस जाता है तो जिमी, मार्कस और कैटी उसका वेट कर रहे होते हैं, और जिस गाड़ी से वो आया होता है उसे वो लोग जला देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे लिए सबूत मिटाने पड़ेंगे, और नहीं तो गवर्नमेंट तुम्हें ढूंढ लेगी और हमें बैन कर देगी। रे शेयर करता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रहा। तो कैटी बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बायो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं उनकी एनर्जी कम हो गई होगी, हमें लैब ले जाके उन्हें बदलना पड़ेगा। जब रे अपने उसी बेड पर लेटा होता है तब वहाँ पे जिमी आता है, और उसके पास एक डिवाइस होता है जिससे कि वो रे पर कंट्रोल पा सकता था। तो वो रे की बॉडी को पूरा रोक देता है और उसे कहता है कि तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारा ये सब मास्टरमाइंड था। और वो उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी अभी भी जिंदा है, हमने तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट किया और एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, और उस कातिल का चेहरा हमने अपने से डिसाइड किया जिसके पीछे तुम जाओगे और उसे तुम मार दोगे। हाँ, और हम देख पाते कि ये मिशन एक्चुअली में रे का चौथा मिशन था, और डॉक्टर एरिल अपना अगले मिशन के लिए उसे तैयार कर रहे होते हैं। वो लोग एक वीएफएक्स आर्टिस्ट के द्वारा वही सिचुएशन फिर से क्रिएट कर रहे होते हैं। उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद वो लोग उस टेररिस्ट के हेड का चेहरा जहाँ पे मार्टिन एक्स था पहले, वो चेंज कर रहे होते हैं किसी और पे। एक्चुअली रे ने जिस मार्टिन एक्स को मारा वो कोई गुंडा नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं था, वो डॉक्टर एरिल का ही एक साथी था जो डॉक्टर एरिल के खिलाफ हो गया इसी प्रोग्राम के लिए। इसलिए डॉक्टर एरिल एक एक करके अपने साथियों को मरवा रहे होते हैं, क्योंकि जितने लोगों को रे ने मारा था वो डॉक्टर एरिल के साथी थे, वो भी वैज्ञानिक थे, वो भी साइंटिस्ट थे जो इस प्रोजेक्ट पर काम किए थे, और उन लोगों का मानना था हम इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट को दे दें। लेकिन डॉक्टर एरिल इसे अपना पर्सनल और बिजनेस के रूप में यूज़ करना चाहते थे। अब डॉक्टर एरिल का लास्ट टारगेट था निक बैरिस, और वो रे की मेमोरीज को निक बैरिस को मारने के लिए प्रोग्राम करते हैं। यानी कि अब वो टेररिस्ट निक बैरिस है जिसने रे की वाइफ को मारा। निक को पता होता है कि रे उसको मारने आने वाला है, इसलिए अपने इंजीनियर विगन से एक ईएमपी हथियार बनवाता है। लेकिन उस ईएमपी को चार्ज होने में टाइम लग रहा होता है, तब तक रे उसके सारे गार्ड्स को मारते हुए फाइनली निक बैरिस को भी मार डालता है।
लेकिन फिर विगन्स उस ईएमपी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे शहर की सारी लाइट चली जाती है और उस झटके से रे के अंदर जितने भी नैनाइट्स होते हैं वो शट डाउन हो जाते हैं और रे वहीं पे गिर भी जाता है। इधर डॉक्टर एरियल देखते हैं कि रे से उनका पूरा कनेक्शन टूट जाता है और वो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि रे से हमारा कनेक्शन टूट गया। तो उसका इंजीनियर उससे बताता है कि वहाँ पे एक ईएमपी ब्लास्ट हुआ जो विगन्स ने कराया, जो कि एक बहुत होशियार इंजीनियर है जो हमारे कम्युनिटी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। थोड़ी देर बाद विगन्स रे को शॉक देकर उठाता है। होश में आती रे उससे पूछता है कि तुमने मुझे बेहोश कैसे किया। तब वो बताता है कि डॉक्टर एरियल तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है और तुम एक ही मिशन पे बार बार जा रहे हो अपनी पत्नी के कातिल को मारने के लिए। और फिर डॉक्टर एरियल तुम्हारे मेमोरी इरेज कर देता है। रे को भी अपने यादों में दिखने लगता है उस टेररिस्ट का शक्ल बार बार बदल रहा होता है उसकी यादों में भी। तो अब वो समझ जाता है और फिर ये भी सोचता है कि यानी कि वो सारी यादें नकली है, अगर तो मेरी वाइफ भी जिंदा होगी। तो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकलने वाला होता है। तो विगन्स कहता है कि तुम कोई इलेक्ट्रिक कार से ना जाओ, नहीं तो एरियल तुम्हें ढूंढ निकालेगा। और विगन्स रे को एक सेलफोन देता है और इसके साथ ही रे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जब वो जीना के पास पहुँचता है तो उससे गले लगा के कहता है कि आखिरकार मैं आ गया तुम्हारे पास। तो जीना कहती है कि ऐसा तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों तो अलग हो चुके हैं, मेरी एक फैमिली है अब। तो रे कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है उससे कि मैं कितने सालों बाद तुम्हारे पास वापस आया हूँ, तुम मुझे लास्ट बार 5 साल पहले मिले थे। रे अंदर से टूट जाता है और समझ जाता है कि डॉक्टर एल ने उसकी लाइफ बर्बाद करके रख दी और इसलिए उससे बदला लेने के लिए रे निकल जाता है। डॉक्टर एरिल ने मार्कस और जिमी को रे को पकड़ने के लिए भेजा होता है। वो दोनों अपने पावर्स की मदद से रे से फाइट करते हैं और चालाकी से रे को बेहोश कर देते हैं और वापस अरेस्ट ले आते हैं। अब डॉक्टर एरिल रे की माइंड को फिर से इरेज करने वाले थे और इस बार एक फाइनल मिशन पे उसे भेजने वाले थे विगन्स को मारने के लिए, क्योंकि विगन्स बहुत कुछ जानता था आरएसटी के बारे में, ब्लड शॉट के बारे में, और इसलिए वो आरएसटी के लिए खतरा था। तो उसे मारने के लिए डॉक्टर एरिल ब्लड शॉट को फिर से तैयार कर रहे होते हैं, उसका माइंड मैनिपुलेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। केटी ऐसा नहीं चाहती थी। उसे लगता है कि रे को भी अपने लाइफ जीने का हक है, इसलिए विगन के साथ मिलकर वो एक प्लान बनाती है कि जिससे डॉक्टर एरिल उसका माइंड इरेज ना कर पाए। हम देख पाते हैं कि डॉक्टर एरिल रे का माइंड इरेज करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी केटी एक रूम में जाकर वर्चुअली रे से कनेक्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और फिर होश में आ जाता है। और होश में आते ही वो डॉक्टर एरिल को मारने के ठान लेता है। मार्कस और जिमी ब्लड शॉट को रोकने के लिए पहुंचते हैं। इधर केटी आरएसटी के सारे सर्वर्स को जला। फिर हमें जिमी और मार्कस के साथ रे की फाइट दिखाई जाती है। ये फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, लेकिन मार्कस अपने पूरी शक्ति इस्तेमाल करते हुए वो दोनों को हरा देता है। लेकिन इस प्रोसेस में वो आरएसटी के टॉप से नीचे तक गिरता है, जिसकी वजह से उसके नैनाइट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसके बॉडी को रिपेयर करने के लिए। डॉक्टर एरिल वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन ब्लड शॉट उनका रास्ता रोक लेता है। फिर डॉक्टर एरिल के पास एक ग्रेनेड लॉन्चर होता है, वह उससे ब्लड शॉट पे निशाना लगाते हैं और ब्लड शॉट को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। उसका पूरा बॉडी वहाँ पे बिखरने लग जाता है, लेकिन नैनाइट्स उसे फिर से एक कर देते हैं। डॉक्टर एरिल देख पा रहे होते हैं कि नैनाइट्स की एनर्जी ज़्यादा बची नहीं होती, इसलिए उसे वो लास्ट बार वार्निंग देते हैं। तब भी ब्लड शॉट आगे बढ़ रहा होता है तो फिर से वो गोली चला देते हैं, लेकिन ब्लड शॉट अपने नैनाइट की मदद से नैनाइट को हवा में ही डिफ्यूज कर देते हैं, रोक देते हैं, और उसके नैनाइट की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। डॉक्टर एरिल कहते हैं अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तो रे कहता है कि मैं अभी भी रे गरेशन हूँ, और वो ग्रेनेड को वहाँ पे ज़मीन पे गिरा देता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि विगन्स ने रे को बचा लिया होता है अपना दिमाग की मदद से, और उसके नैनाइट्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया होता है, जिससे उसका स्टैमिना भी बढ़ गया रहता है और उस नैनाइट्स को बार बार उसे चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़े होती है। और वो बताता है कि ये काम मैंने और कैटी ने मिलकर किया है। कैटी बाहर बैठकर रे का वेट कर रही होती है, वो दोनों सनसेट को देख रहे होते हैं, और हमारा रे एक ब्लड शॉट नई लाइफ के लिए निकल जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।